हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मानव भूगोल, परिचय एवं विकास, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। प्रारंभ में भूगोल अलग विषय नहीं था। उसका अस्तित्व सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में था। धीरे धीरे भूगोल एक अलग विषय बना और उस भूगोल विषय की भी आगे चलकर क्रमिक चरणों में अनेक शाखाएं बनी, जिनमें से दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, झील, झरने, समुद्र, वन इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं। अब मानव का इन भौतिक विशेषताओं से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए धीरे धीरे मानव का भूगोल से संबंध स्थापित किया जाने लगा और मानव भूगोल का विकास हुआ। इसके विकास में मुख्य योगदान जर्मन के दो भूगोलवेत्ता थे, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। उन्होंने बताया कि भूगोल जो सामान्य भूगोल या सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल, जो अपन फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल पढ़ते हैं, उसको इन्होंने सामान्य भूगोल बताया और उसकी परिभाषा दी कि मानव के जो निवास योग्य स्थान हैं उनका अध्ययन करना भूगोल है। प्रारंभ में माना जाता था कि भूगोल पृथ्वी का अध्ययन है, पृथ्वी। फिर बाद में इन्होंने बताया कि मानव के निवास योग्य जो भी स्थान है पृथ्वी पर, उन्हीं का अध्ययन भौतिक भूगोल या सामान्य भूगोल है। इस तरह से भूगोल में मानव का प्रवेश हुआ। फिर आगे चलकर एक जर्मन वैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने भूगोल की एक शाखा के रूप में मानव भूगोल को जन्म दिया। इनकी बुक है एक एंथ्रोपोज्योग्राफी। इस बुक के अंतर्गत इन्होंने बताया कि भूगोल की एक विशिष्ट शाखा मानव भूगोल भी होनी चाहिए। फिर होता क्या है मानव भूगोल? मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव प्रकृति को किस तरह से प्रभावित करता है और प्रकृति से किस तरह खुद प्रभावित होता है, और इन अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल वैसे तो धीरे धीरे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसका विकास होता रहा था, लेकिन 18वीं सदी में जाकर इसका एक स्पष्ट स्वतंत्र विषय के रूप में विकास हुआ। इसके विकास में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक भूगोलवेत्ताओं का योगदान है। जैसे प्राचीन काल में थेल्स थे, एनेक्सिमेंडर, हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रेबो, टोलेमी इत्यादि। इन्होंने मानव भूगोल को एक अलग पहचान दी। फिर बाद में मध्यकाल में प्लूवेरियस, वोरेनियस, कांट इत्यादि ने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया। जो वोरेनियस थे, इन्होंने भूगोल में द्वैतवाद का प्रारंभ किया। द्वैतवाद मतलब भूगोल को दो भागों में बांट दिया, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल। फिर आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी के बाद वाले भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, रेटजेल इत्यादि, ये सभी जर्मन भूगोलवेत्ता थे। फिर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता, जिनमें फेब्रे, ब्लांस, डिमांजिए, ब्रून्स इत्यादि थे। फिर अमेरिकी भूगोलवेत्ता जिन्होंने मानव भूगोल को विकसित करने में योगदान दिया, वो थे एलन चर्चिल, ग्रिफिथ टेलर, हटिंगटन इत्यादि। साथ ही ब्रिटेन के भी कुछ भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया, जिनमें से हर्बर्टसन, मैकाइंडर, स्ट्राम इत्यादि प्रमुख हैं। फिर जब मानव भूगोल का एक अलग विषय के रूप में विकास हो गया, तो फिर इसमें मानव भूगोल में किया जाता है कि मानव और प्रकृति के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब इन अंतर संबंधों का अध्ययन किस तरह से किया जाए, किसे सेंटर पॉइंट माना जाए, प्रकृति को या मानव को? कैसे माना जाए कि प्रकृति मानव को प्रभावित करती है या फिर मानव प्रकृति को प्रभावित करती है? इन विचारों के आधार पर अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के मन में अलग अलग विचार आए। कुछ ने कहा कि प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो अपने अकॉर्डिंग मानव को संचालित करती है।
कुछ ने कहा कि मानव अपनी इच्छा और अपनी योग्यता के साथ प्रकृति को चेंज कर सकता है। तो ये अलग अलग संकल्पनाएं विकसित हुई, जिनमें कुछ संकल्पनाएं ये हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। निश्चयवाद, इसका दूसरा नाम है नियतिवाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। इसके विकास में मुख्य योगदान जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं का था, जैसे रेडजेल, और कुछ अमेरिकन भी थे, जैसे एलन चर्चिल सैम्पुल, हटिंगटन इत्यादि। फिर होता क्या है ये नियतिवाद निश्चयवाद? नियतिवाद निश्चयवाद में ये माना जाता है कि सेंटर पॉइंट प्रकृति है। प्रकृति को केंद्र में रखते हुए मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन किया जाए। इसके अंतर्गत ये माना जाता है कि केवल मनुष्य केवल वही सब कर सकता है जो करने के लिए प्रकृति उसको अवसर देती है। तो इसमें माना गया है कि मुख्य भूमिका प्रकृति की है, निश्चित है, जो होना है वह सब निश्चित है, प्रकृति ने निश्चित कर रखा है, मानव उनको परिवर्तित नहीं कर सकता। ये है डिटर्मिनिज्म। फिर क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्रकृति जैसी अपनी आद्य अवस्था में थी वैसी अब नहीं है, मनुष्य ने अपने प्रयासों से, प्रौद्योगिकी से, लगन मेहनत से प्रकृति को चेंज किया है, प्रकृति में परिवर्तन किया है। तो फिर बाद में एक अलग विचारधारा, अलग कॉन्सेप्ट आया, संभववाद, पॉसिबलिज्म। इसके विकास में मुख्य योगदान फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का था, जैसे फेब्रे। ये संभववाद, ये शब्द दिया था लुसियन फेब्रे, विडाल डी लाब्लास, डिमांजिए इत्यादि ने संभववाद के विकास में योगदान दिया। अब होता क्या संभववाद? संभववाद के अंतर्गत माना जाता है कि प्रकृति मनुष्य को बहुत सारे अवसर प्रदान करती है। उन अवसर में से मनुष्य की इच्छा और योग्यता के अनुसार मनुष्य किसी एक को चुनता है और प्रकृति को अपने हिसाब से परिवर्तित करता है। इसमें ना तो प्रकृति केंद्रीय भूमिका में है, ना मनुष्य केंद्रीय भूमिका में है। मनुष्य केवल उन्हीं कुछ अवसरों में से किसी एक अवसर को चुनता है जो प्रकृति ने उसे उपलब्ध कराए हैं। फिर आगे चलकर जैसे मनुष्य ने सोचा मनुष्य ने वनों का अत्यधिक दोहन किया, उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि पर्यावरण असंतुलित हो गया। इसलिए ये जो विचारधारा थी, ये कॉन्सेप्ट थी, इसके भी कुछ दोष सामने आने लगे। आगे चलकर ग्रिफिथ टेलर ने एक नई अवधारणा दी, उसका नाम है नव निश्चयवाद या नियो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद। ये क्या था? ये कहता है कि प्रकृति को मनुष्य को उतना ही परिवर्तित करना चाहिए जिससे वो संतुलित बनी रहे, उसमें असंतुलन उत्पन्न नहीं हो। जैसे वर्तमान में धारणीय विकास जिसको बोला जाता है, वो ग्रिफिथ टेलर की इसी अवधारणा से संबंधित है। धारणीय विकास वो होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाए और साथ साथ भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधनों को संचित सुरक्षित रखा जाए। फिर इन सब के अलावा एक और कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिज्म। ये एक भूगोलवेत्ता थे, OHK स्पेट। इन्होंने ये संकल्पना दी थी। इसके अंतर्गत क्या माना जाता है कि प्रकृति मनुष्य के सामने, संभववाद में जैसे अपन ने पढ़ा था कि प्रकृति मनुष्य के सामने बहुत सारे अवसर खोलती है, उनमें से मनुष्य जो उसको सही लगता है उसको चुन लेता है। लेकिन संभववाद के अंतर्गत माना जाता है कि प्रकृति मनुष्य के सामने जो अवसर उपलब्ध करवाती है उनमें से कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो मनुष्य के लिए ज़्यादा लाभकारी होते हैं, तो फिर मनुष्य उन्हीं अवसरों को चुनता है। अब जब धीरे धीरे मानव भूगोल का विकास होता गया तो आगे जाकर मनुष्य या मानव जो कार्य करने लगा, जो वो कार्य करता है, उन सब कार्यों के लिए मानव भूगोल की अलग अलग शाखाएं विभाजित हो गई। जैसे मनुष्य आर्थिक क्रियाकलाप करता है तो उससे संबंधित हो गया आर्थिक भूगोल। मनुष्य संस्कृति का निर्माण करता है तो उससे संबंधित हो गया सांस्कृतिक भूगोल।
वैसे ही मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में जो जो क्रियाकलाप करता है उनसे संबंधित सामाजिक भूगोल। इसी तरह है मानव भूगोल की अन्य शाखाएं हैं, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, व्यापार एवं परिवहन भूगोल। इस प्रकार धीरे धीरे क्रमिक रूप से मानव भूगोल का विकास और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू।